अब लौट चलें पार्ट 2 में आप लोग का स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो लोग बाहर रहते हैं, घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, वो आखिरी में क्या लेकर के जाते हैं। और वहाँ पे बात यह हुई थी कि जिन लोगों के पास खेती नहीं है, अगर वे लोग लौटना चाहते हैं तो वह वापस से, खासकर बिहार के लोग जो बिहार में वापस आना चाहते हैं, तो वह क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे आने से पहले बिहार की हम ज्योग्राफी समझना चाहते हैं। कुछ सालों पहले तक जो बिहार हुआ करता था, उसको दो भाग में बांट करके बिहार और झारखंड बनाया गया। झारखंड एरिया जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा माइंस, ओस ये सब मिलते हैं। इसलिए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जितनी भी हुआ करती थी वो झारखंड में हुआ करती थी। दूसरी तरफ अगर हम लोग बिहार की बात करें तो जब बिहार को अलग किया गया था झारखंड से, तो एक बातें बार बार कही जा रही थी कि बिहार के पास बाढ़, बालू और बलवा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। कुछ सच्चाई भी थी, कुछ प्रोजेक्शन भी किया गया था, और यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी बातें करके ज़्यादातर कंपनियों ने बिहार से मुंह मोड़ लिया और बिहार की तरफ वो नहीं गए। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि बिहार में इंडस्ट्रीज काफ़ी कम है। पूरे वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि हर जगह इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है। आज के डेट में चाइना हो गया, कोरिया हो गया, ये सारे के सारे जो कंट्री हैं ये मैन्युफैक्चरिंग हब हैं। जापान हो गया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग हब है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यह मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, ये सर्विस हब है। जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वे आते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच करके जाते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो वैसे ही जो बिहार है वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, लेकिन सर्विसेज के हिसाब से हम देखें तो एक बहुत बड़ा सर्विस हब हो सकता है। जहाँ पे हम व्यापार के हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ा व्यापार का पोटेंशियल है। जो बिहार के लोग होते हैं उसको हम लोगों ने 5 पी में बांटा है। सबसे पहले बिहार का पॉपुलेशन देखिए। बिहार का पॉपुलेशन जो है ना वो मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जहाँ पे बड़े, छोटे और मिडिल क्लास का फ़र्क बहुत कम है, और इसके लिए वहाँ के लोगों के पास परचेजिंग पावर है। दूसरा एक मेंटलिटी भी है कि हमारे जेब में पैसा रहेगा तो हम खर्च करेंगे। परसुएशन स्किल जो बिहारियों का है वो बहुत स्ट्रांग होता है, पावरफुल कैरेक्टर होता है, वो जल्दी बैकफुट पे नहीं खेलते, और ये पेन स्टेकिंग होते हैं, ये बहुत मेहनती होते हैं। और यही कारण है कि जब आप इंडस्ट्रीज में या बाहर जाते हैं तो इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। और इसीलिए जब हम प्रवासी भारतीयों की बात करते हैं, प्रवासी बिहारियों की बात करते हैं, तो बिहारी लोगों की संख्या उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और ये बिहारी लोग केवल बिहार के आसपास के राज्यों में नहीं, पूरे देश और विदेश में फैले हुए हैं, क्योंकि उनके पास ये सारे कैरेक्टर होते हैं जो बाकी बहुत जगह के लोगों में देखने में कम मिलता है। अब बात हम करते हैं कि अगर आप बिहार में वापस आ गए हैं तो आप कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलकेके की बात किए थे कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम लोग एलकेके से ऊपर उठ जाते हैं तो जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की डेट में सर्विस के हिसाब से, जहाँ पे कि आप एक मजबूत आधार बना सकते हैं, उसमें वापस से मैं कहूँगा कि फार्मिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा खेत होना चाहिए। अगर कुछ ऐसे किसान हैं जो खेती नहीं करते हैं तो हम लोग चाहें तो उनके खेतों को इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठा करके वहाँ पे खेती की जा सकती है, जिससे कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होएगा। मुनाफा का एक परसेंटेज शेयर आप जिस किसान का खेत है उसको देंगे और बाकी सारा का सारा मुनाफा आपका होएगा। तो ये बेसिकली एक नए तरीके से आप एक कह सकते हैं कि हम स्टाइल में खेती कर सकते हैं, कि जहाँ पे जैसे आज के डेट में ओला है, उबेर है, इनके पास में, ओला उबेर के पास में खुद की गाड़ी नहीं है, ये दूसरे की गाड़ियाँ पुल करते हैं, अपने पास रखते हैं और उसको चलवाते हैं, और इससे उस गाड़ी वाले से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो सेम तरह से हमको फार्म का पुलिंग करने का है, और पुलिंग करके हमको खेती करने की है। इवन हम लोग फिशरीज का कर सकते हैं, प्लांटेशंस कर सकते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर्स की खेती कर सकते हैं। ये आज की डेट में बहुत बड़ा मुनाफा का खेती हो गया है। और इसके अलावा हर्बल जैसे तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, इसकी खेती कर सकते हैं, जिसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं है। दूसरा सेगमेंट जो हमने रखा हुआ है वो सर्विस का सेगमेंट रखा हुआ है। जैसे बैंड बाजा बारात, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखी होगी।
ये क्या था बेसिकली, यह एक पैकेज हुआ करता था कि आपके घर में शादी है, आपको कुछ नहीं करने का है, टेंट वाले से लेकर के बैंड बाजा तक सब चीज़ लाने की जिम्मेदारी हमारी है, हलवाई लाने की जिम्मेदारी हमारी है, खाना बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है, खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, आप मुझे बदले में इतना पैसा दो। यह ट्रेंड बिहार में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और इस पे अगर प्लान्ड वे में काम किया जाए, एक ब्रांडिंग के साथ में काम की जाए, तो फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, जहाँ पे आप खुद पैसे कमा रहे होंगे और आपके नीचे में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप अपना खुद का ही घर नहीं चला रहे होंगे, साथ में बहुत सारे सपोर्टिंग एलिमेंट जो होंगे उनका भी आप घर चला रहे होंगे। दूसरा कुरियर है, ये पुरानी चीज़ है, लेकिन अभी भी कुरियर का हर जगह विकास नहीं हुआ है। कुरियर अभी भी शहर का ही चीज़ है। आप चाहें तो इसकी फ्रेंचाइजी गांव, शहर या इवन ब्लॉक के स्तर पर ले सकते हैं और एक अच्छा व्यवसाय है। चूँकि बिहार में लोन नहीं दिया जाता है, बहुत कम बैंक है जो लिमिटेड लोन देती है वहाँ पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं। आज के डेट में आईसीआईसीआई बैंक का एग्जाम्पल ले लो, एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल ले लो, उनके ग्राहक हैं, लेकिन कहाँ पे हैं? शहर में है, जहाँ पे वो ब्रांच होता है। आप चाहें तो इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, अच्छी अर्निंग है और आप इसमें गांव देहात के लोगों का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जहाँ पे पर अकाउंट आपको बैंक पे करती है। जब ये अकाउंट होल्डर एक अच्छा खासा ट्रांजैक्शन बैंक के साथ में करते हैं, तो वही कल की डेट में क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जहाँ पे वापस से आपको फ़ी मिलती है। और वही कुछ दिनों के बाद में जब अच्छे अकाउंट बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो उसको देखते हुए बैंक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इनको लोन देना शुरू करती है। तो एक ही कस्टमर जो है आपको अकाउंट खोल करके भी आप उससे पैसा कमाते हैं, कल को क्रेडिट कार्ड देते हैं उससे भी पैसे कमाते हैं, लोन देते हैं उससे भी पैसे कमाते हैं। और इस तरह से आपका रेगुलर बिजनेस आता रहता है। उनके जान पहचान रेफरेंसेस के थ्रू आप बिजनेस निकालते रहते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन है। चूँकि बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, परचेजिंग पावर लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब लेकर के बैठी हुई है दूसरे स्टेट में, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम डायरेक्टली रादर देन गोइंग B2B और B2C हम M2C जाएंगे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर हम सीधा जाएंगे, जहाँ पे आपकी मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपका ब्रांडिंग होता है और कस्टमर को भी सस्ते में प्रोडक्ट मिलता है और इस तरह से आप अपना ब्रांड जमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बिहार में बैठे हुए हैं तो हम मैकडी का ही पिज़्ज़ा खाएंगे, मैकडी का ही बर्गर खाएंगे। हम चाहें तो अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर सकते हैं, हम उसकी खुद की फ्रेंचाइजी डेवलप कर सकते हैं और पूरे बिहार में इसको फैला सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग कंट्री के अदर स्टेट्स में भी जा सकते हैं। इसके अलावा जब आप माइग्रेशन की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो बिहार के लोग माइग्रेट करते हैं वो कहाँ जाते हैं? एज ए लेबर जाते हैं और एसएसआई यूनिट में काम करते हैं। एसएसआई यूनिट में बनता क्या है? जितनी आज के डेट में बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, कपड़ा वो खुद लेकर के आती है और बाकी जो उसको सिलाने का काम होता है वो आउटसोर्सिंग करती है। अगर आउटसोर्सिंग करने के लिए, आउटसोर्सिंग पे काम करने के लिए हम सूरत, मुंबई ऐसे महानगरों में जा सकते हैं, तो हम इन कंपनियों को कन्विंस करके यह काम बिहार में भी कर सकते हैं, अपने गांव में भी कर सकते हैं, बशर्ते आप बराबर सर्विस दें और समय पर सर्विस दें। जैसे जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, लेडीज गारमेंट हो गया, स्कूल ड्रेस हो गया, ये सारे चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हब हम लोग अपने यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे कि इवन हम एक्सपोर्ट वाले को भी कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आप हज़ारों की संख्या में एक्सपोर्ट करते हो, आप मेरे पास दो, मेरे पास मशीन है, मेरे पास कैपेसिटी है, मैं आपको कट करके देता हूँ, मैं सील करके देता हूँ। इसके अलावा जो समय के साथ परिवर्तन आया है उसमें अगर आप देखेंगे तो पैकेज्ड फूड जैसे आटा, पहले ज़माने में हर कोई गेहूँ पिसवाने को जाया करता था, आज की डेट में हर कोई चाहता है कि मुझे रेडीमेड आटा मिल जाए। अचार हो गया, सत्तू हो गया, इसकी ब्रांडिंग करके अपने ज़िला से शुरू करते हुए धीरे धीरे दूसरे ज़िला और पूरे राज्य स्तर तक इसको बेचा जा सकता है। हम लोग चेन स्टोर्स चालू कर सकते हैं, जैसे जूस सेंटर हो गया, गर्मी आते ही लोग गन्ने का जूस खोजते हैं या फिर मौसमी का जूस हुआ, संतरे का जूस हुआ, हम अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और इसके चेन स्टोर्स चालू कर सकते हैं। आप इसके फ्रेंचाइजी चार्ज कर सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं। उसके अलावा लिट्टी चोखा हो गया, झाल मुरही हो गया, चूरा घुगनी हो गया, वड़ा पाव हो गया, ये जो ट्रेडिशनल आइटम है, खासकर जो बिहार के ट्रेडिशनल आइटम है, हम इसकी दुकानें खोल सकते हैं, हम इसकी फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं और इसमें भी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक्सपोर्ट का अगर हम लोग बात करते हैं, एक्सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा संभावना है बिहार में।
कुछ दिन पहले जब हम एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, हम मखाना बैठ कर के खा रहे थे, तो मेरे पास वाले लोगों ने बोला, भाई तुम क्या खा रहा है? काजू खाओ काजू। मैंने बोला भाई काजू तुम्हें 800 रुपये का किलो मिलता है और मखाना 1500 रुपये का किलो मिलता है, तुम बताओ मैं सस्ता चीज़ खा रहा हूँ या तुमसे डबल महंगा चीज़ खा रहा हूँ? मखाना सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन इसका रीच अभी तक लिमिटेड है। हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और इसको पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हैंडमेड आइटम्स में अगर आप देखेंगे तो दरभंगा, मधुबनी, छपरा, सिवान, ये सब एरिया में हैंडमेड बास्केट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। हम लोग इसको प्लांट वे में पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के डेट में अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस पे ऑनलाइन हम अपना रजिस्ट्रेशन करके घर बैठे-बैठे इन सारी चीज़ों का ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो फूल की खेती करने की हमने बात किया, आज आप देखेंगे तो महाराष्ट्र या बाकी जगह पे मैं देखता हूँ कि लोग सुबह 5 बजे से फ्लावर लेकर के जाते हैं और 7-8 ओ क्लॉक तक उसको एयरपोर्ट पहुँचाते हैं, फिर शाम तक वो गल्फ़ पहुँच जाता है। अगर हम सेम चीज़ करना चाहें अगर, तो हमको पटना पहुँचाना पड़ेगा, पटना से दिल्ली जाएगा और दिल्ली से गल्फ़ जाएगा। हम भी चाहें तो शाम तक फ्लावर पहुँचा सकते हैं और इसमें इनॉर्मस पोटेंशियल है, हम बहुत पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा लीची या सीज़नल है, हम लोग इस पे भी काम कर सकते हैं। बिहार में पैसा है, लोग एंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए लेजर के हिसाब से हमने लिया कि वाटर एंड एम्यूज़मेंट पार्क हो गया, इसका एक निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होएगा, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की खेती करने की हम लोग बात कर रहे हैं, पूलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एग्रीकल्चर टूरिज़्म कर सकते हैं, जो टैक्स फ्री चीज़ है और इस पे इनकम बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में बहुत सारे घर के बच्चे ऐसे हैं जो गाँव से शहर में माइग्रेट करने के बाद में उनका दूसरा या तीसरा जनरेशन है और बच्चे को यह पता ही नहीं है कि खेती क्या होती है, कैसे होती है, मछली कैसे पाला जाता है। एग्रीकल्चर टूरिज़्म रखिए, शहर के लोगों को गाँव में बुलाइए, उनको बैलगाड़ी पर बैठा करके गाँव में घुमाइए, सब चीज़ दिखाइए और पैसे बनाइए। एक और चीज़ है जो क्लासेज की मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग अपने ज़माने में पढ़ाई करते थे 87, 88, 89 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय में मैंने कोटा का नाम नहीं सुना था। उस समय में ब्रिलियंट क्लासेज हुआ करता था, अग्रवाल ट्यूटोरियल हुआ करता था। मोस्टली लोग ऑनलाइन क्लासेज उनके नोट्स खरीद लिया करते थे या नोट्स कुरियर के थ्रू घर पे आया करते थे, जिसको पढ़ाई किया करते थे। धीरे-धीरे पटना में बहुत सारे कोचिंग क्लासेज खुले, काफ़ी अच्छा किए, लेकिन ये सारे के सारे लोग जो हैं, वो एक लोकल स्तर पे ही रह गए। हमें इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम इसकी फ्रेंचाइज़ी डेवलप कर सकते हैं और इसको हम डिफरेंट राज्यों में भी बेच सकते हैं। अगर आज के डेट में रेजोनेंस क्लासेज या अ, आकाश हो गया, ये सारे लोग अगर ऑनलाइन ट्यूटोरियल चला सकते हैं, अगर तो पटना में बैठा एक से एक क्लासेज जो बैठे हुए हैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेज चला सकते हैं और इसके लिए गट्स की ज़रूरत है, बाकी कोई चीज़ की कमी नहीं है। इसके अलावा टूर्स एंड ट्रैवल्स के हिसाब से देखेंगे अगर, तो बिहार में टूर्स एंड ट्रैवल्स की भी अपार संभावनाएँ हैं। जैसे भैंसा-लोटन हो गया, नालंदा हो गया, पावापुरी हो गया, उसके बाद वैशाली हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कि गौतम का आश्रम, गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इन सारों चीज़ों पे काम करना, इसको गूगल मैप में डालना और लोग बाहर के लोगों को बताना कि हम टूर्स एंड ट्रैवल्स का चलाते हैं। तो आज के डेट में जैसे मान लीजिए कि बड़े-बड़े सिटी में जो लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स की एजेंसी खोल के रखे हुए हैं, उनसे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि मुझे वहाँ जाने का है, तो उसके लिए आप क्या-क्या मुझे फैसिलिटी दे सकते हैं, पैकेज में क्या-क्या रहेगा। ये सारे लोग आपके टच में आ जाएँगे और घर बैठे आप लाखों रुपया कमा रहे होंगे। इसके अलावा ओला और उबेर की तरह हम लोग लोकल सिस्टम भी शुरू कर सकते हैं गाड़ियों की फ्रेंचाइजी में। जैसे कि आप मुज़फ़्फ़रपुर से पटना का डेली सर्विस शुरू कर दीजिए। 10 गाड़ी होती है, आपका आना और जाना दोनों का बुकिंग रहेगा। आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन बुकिंग कर सकते हैं। आपके फ्रेंचाइजी हो सकते हैं, दोनों जगह ऑफ़िसेज़ हो सकती और इस तरह से अर्निंग दोनों साइड का होएगा और बहुत ज़्यादा कमाई है इस बिज़नेस में। एक मैंने कुछ बिज़नेस बताए यहाँ पे जिसके ऊपर काम किया जा सकता है और जो लोग आज के डेट में माइग्रेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि बाहर के शहरों में जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप समय देते हैं, परिवार से जितना दूर दूर रहते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे आप काम करते हैं, अगर इतना मेहनत वहाँ बैठ कर के अपने घर में बैठ के किया जाए, तो शुरू में अगर थोड़ी कम भी आपकी इनकम होती है,
तभी भी आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रहने का खर्चा नहीं है, खाने का खर्चा नहीं है आपका। सपोर्ट के लिए 10 लोग घर में बैठे हुए हैं, यहाँ सपोर्ट के लिए आपका कोई भी नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें भी हैं जिस पे काम की जा सकती है, जैसे कि कोई लोग वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट मेंटेनेंस हो गया, इस सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा गैप है और अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है तो इस पे काम किया जा सकता है। इन चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए उन चीज़ों को ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है जिस पे कि हम लोग सोच सकते हैं कि हमें इसके ऊपर क्या करने का है और हम अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। मैं इन सारी चीज़ों में से एक-एक करके मैं डिटेल्स के साथ में आपके पास आता रहूँगा और मैं आपके साथ उस चीज़ को शेयर करता रहूँगा। अगर मेरे इस वीडियो पे आपको कोई सवाल है तो आप हमें रिप्लाई देना ना भूलें। आप ज़रूर हमसे सवाल पूछें और मैं कोशिश करूँगा कि यथासंभव मैं आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।